सीएपीएफ के जो अधिकारी हैं उनको मैं सलाम करता हूं, जो विशेष तौर से असिस्टेंट कमांडेंट, डेप्टी कमांडेंट, 2IC कमांडेंट, वो इतना मतलब बेहतरीन काम किया है नक्सल्स में। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, उन्होंने अपने परिवार की परवाह नहीं की, केवल एक ही उद्देश्य था उनके सामने, राष्ट्र को नक्सलवाद से मुक्त कराना है, और वो उन्होंने कराया है। हमने कई साथी इसलिए खोने पड़े हमें, क्योंकि हमें पूरी सुविधाएं वहाँ जंगल में नहीं मिल पाई। कम्युनिकेशन तो हो नहीं पाता है, तो पेड़ के ऊपर रोज चढ़ नहीं पाएंगे, तो हमने ये ऊपर एक घुर्री लगा ली है, तो इसमें जो मोबाइल है इसमें ऊपर चला जाता है, वहाँ मैसेज आ जाते हैं, तो ये रिसीव कर लेता है सिम। 31 मार्च 2026 यही वो डेडलाइन है जब देश के विभिन्न हिस्सों से नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हो जाएगा। नक्सलियों का इतना लंबा दौर चला है जिसे खत्म करने में हमारे सुरक्षा बलों को कई तरह की शहादत देनी पड़ी है। बहुत से अफसर और जवान घायल हुए हैं, उन्हें अपने शरीर के अंग खोने पड़े हैं। आखिर नक्सल आंदोलन जो भी रहा ये, इसमें किस तरह की चुनौतियां रही हैं और उसे कैसे सुरक्षा बलों ने उन चुनौतियों को लिया है, इस बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए के शर्मा हैं, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सीआरपीएफ की ओर से कमांडेंट, फिर डीआईजी और फिर आईजी कोबरा चूंकि सीआरपीएफ की एक जंगल वारफेयर में विशेष इकाई है और उसका नेतृत्व भी के शर्मा जी कर चुके हैं। आप तो लंबे समय तक नक्सल में रहे हैं, तो वहाँ पर सुरक्षा बलों को जैसे 2010 में, 5 में, उसके बाद कैसी कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है? देखिए, 2003 में पहली बार सीआरपीएफ स्थायी तौर पर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए गई। इससे पहले तो कभी कभी इलेक्शन वगैरह में जाते थे, लेकिन पहली बार 2003 में गई। लेकिन वो भी इस तरह था, पहले हमसे कहा गया कि आप 1 महीने के लिए जा रहे हैं, फिर जिस दिन हमारा सामान ऊपर गाड़ियों में लगा दिया गया, जवान चलने को तैयार थे, तब आया कि नहीं भाई 3 महीने रुकेंगे। फिर वो 3 महीने 3 साल हो गए, और फिर आपने देखा है कि पहले केवल और केवल 2 बटालियन वहाँ गई हुई थी। आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो क्षेत्र में आज 80 बटालियन डिप्लॉयड हैं, वहाँ केवल 2 बटालियन हमारी थी। तो जो भी आप समझ सकते हैं परेशानी, वो सारी परेशानी वहाँ थी। अच्छा शर्मा जी, जैसे उस वक्त जब नक्सल अपने पीक पर था, तो इंटेलिजेंस इनपुट जुटाना वो अपने आप में एक बड़ा टास्क था, क्योंकि ये भी देखने में आया था तब कि लोकल भाषा को समझना सभी बटालियनों के लिए, जवानों के लिए, अफसरों के लिए आसान नहीं था। तो इससे कैसे आप निपटते थे? देखिए, जब हम 2003 में वहाँ गए तो जाके वहाँ डीजी साहब जो थे उनसे मिले, तो उनसे जब हमने कहा कि श्रीमान जी हम आ गए हैं, आप बताइए किस तरह काम करना है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करिए, आप 2 बटालियन हैं, ये लगभग 900 किलोमीटर का बस्तर का इलाका है क्षेत्रफल, तो आप 30 किलोमीटर रोज चलिए और इस तरह ये पूरा कॉम्बिंग हो जाएगा, तो आप भी चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे। तो वो थोड़ा सा ये होगा कि उन्होंने कभी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ काम नहीं किया था, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ काम नहीं किया था, तो थोड़ी अनभिज्ञता थी डीजी सर की। तो उन्होंने ये जब बात कही तो मैंने उनको समझाया कि फोर्सेस कैसे काम करती हैं, क्या है, ये ऐसा नहीं है कि आपने चल दिए 30 किलोमीटर। फिर उनको समझाया कि ये असंभव है। तो फिर उन्होंने कहा कि, उनसे मैंने ये भी कहा कि इंटेलिजेंस का सवाल जो आप पूछ रहे हैं कि इंटेलिजेंस कहाँ से मिलेगी सर, कैसे ऑपरेट करना है, क्या है। तो उन्होंने अपने एडिशनल डीजी के पास भेजा। तो उनसे जब हम मिले और उनसे कहा सर इंटेलिजेंस कैसे मिलेंगी, क्या इंटेलिजेंस है, क्या है, तो बोला शर्मा जी आप आए हैं, आपका स्वागत है, चाय पीजिए, और हमारे पास कोई इंटेलिजेंस नहीं है, और आप खुद इंटेलिजेंस कलेक्ट करिए और हमें भी दीजिए। लोकल भाषा को लेकर क्या रहा आपने? लोकल भाषा हमने फिर वहाँ धीरे धीरे लोगों को अपने को सिखाने की शुरुआत की। हमने खुद
वहाँ की किताबें खरीदी। जैसे वहाँ गुंडा धूर एक वहाँ के बहुत ही हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसको जो 903 में जो आंदोलन शुरू हुआ भूमकाल कहते हैं, जिसमें धरती कांपती है। तो उनके बारे में बड़ी किंवदंतियाँ थी कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद के चले जाते हैं। तो हमने खुद सीखी, लोगों से बात की, चर्चा की। अच्छा, वहाँ भी ऐसा नहीं है कि एक क्षेत्र में केवल एक भाषा हो, पूरे क्षेत्र में वहाँ भी अलग अलग क्षेत्रीय भाषा उसके अंदर भी हैं। तो खुद सीखी, जवानों को सिखाया और जानकारी हासिल की। अच्छा शर्मा जी, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, क्योंकि सीआरपीएफ तो सबसे ज़्यादा नक्सल के क्षेत्र को कवर करती रही है, तो कम्युनिकेशन को लेकर एक बहुत बड़ी बाधा भी बनी रही है। इतना आसान नहीं था। वजह मोबाइल टावर नहीं थे। मोबाइल टावर भी ये तो सीआरपीएफ और जो दूसरे सुरक्षा बल हैं बाद में उनकी निगरानी में उनके कैंपों के आसपास लगे, तब जाकर कहीं काम चला। लेकिन उस शुरुआती दौर में तो मोबाइल टावर ना होने की वजह से फिर आप लोग संचार के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए किस तरीके से, कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करते थे? देखिए, जो आप कह रहे हैं कि संचार का बहुत दुरूह स्थिति थी, यहाँ तक कि हमारे जो कम्युनिकेशन के सिस्टम थे जिसमें हम वायरलेस वगैरह करते हैं, वो भी बीच में, क्योंकि वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है बहुत विकट है, कहीं पहाड़ हैं, कहीं नदी है, नाले हैं, तो वो हमारा एक दूसरे से संपर्क नहीं होता है। ये मुझे जिसमें जो गैलेंट्री मेडल मिला था, वहाँ हमारे साथ जो एसपी साहब भी थे, उनको भी चोट लगी, मेरे असिस्टेंट कमांडेंट को चोट लगी, उनको इवैक्यूएट कराना था, वहाँ से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, तो पेड़ के ऊपर चढ़ा के कम्युनिकेशन किया। अच्छा हाँ, एक और बात आपको बताता हूँ कि जब मैं एक जगह गया तो मैंने देखा कि जवान जो हैं एक बाल्टी में रस्सी से कुछ ऊपर खींच रहे हैं। तो मैंने पूछा ये क्या है? बोले सर यहाँ कम्युनिकेशन तो हो नहीं पाता है, तो पेड़ के ऊपर रोज चढ़ नहीं पाएंगे, तो हमने ये ऊपर एक घुर्री लगा ली है, तो इसमें जो मोबाइल है इसमें ऊपर चला जाता है, वहाँ मैसेज आ जाते हैं, तो ये रिसीव कर लेता है सिम। तो आप सोचिए कि जंगल में कितनी दुरूह परिस्थितियों में सीआरपीएफ काम करती थी। अब वहाँ एक और परेशानी थी कि आप हर समय जा नहीं सकते, आईडी का खतरा, सब तरह के वहाँ परेशानियाँ थीं। पूरे नक्सल क्षेत्र में अभी पिछले समझिएगा आप 1-1.5 दशक में आईडी को लेकर उन लोगों ने काफ़ी आगे तक काम कर लिया था। आईडी भी कई तरीके की, प्रेशर आईडी है या रिमोट सेंसर से है या अन्य तरीके से है, और कम उम्र के जो नक्सली होते थे वो भी आईडी का इस्तेमाल कर रहे थे उन्हें। तो ये आईडी बनाना और उसकी विस्फोटक सामग्री कहाँ से इनके पास पहुँचती थी, तो ये किस तरीके से आप लोगों के लिए एक चुनौती भरा टास्क रहा? ये सबसे बड़ा चुनौती भरा टास्क ये आईईडी का ही था, क्योंकि जब गोली में है तो आप जवाब देते हैं, चाहे कितने भी वो हमारे उस पोजीशन में हों जहाँ से उनको फ़ायदा पहुँच रहा हो, लेकिन फिर भी हम जवाब देते थे और उनको घेर के मारने की कोशिश करते थे। लेकिन आईडी एक इस तरह की चीज़ें थी, देखिए आईडी बनाना बहुत ही साधारण काम है, और इन्होंने तो लिट्टे से भी ये सीखा, और बाद में देखिए 4 चीज़ आईडी में मुख्य तौर पे इस्तेमाल होती हैं। एक एक्सप्लोसिव हो गया, डेटोनेटर हो गया, स्विच हो गया और पावर सोर्स हो गया। ये 4 चीज़ मुख्यतः वो लोग इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें स्विच कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं वो, ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। और एक्सप्लोसिव सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि एक्सप्लोसिव कहाँ थे, वहाँ इतनी माइंस हैं, वहाँ से वो छीन लेते थे। वो बेलाडीला है, ये जितने भी वहाँ माइंस हैं, वहाँ से वो एक्सप्लोसिव ले लेते थे, तो वहाँ से लूट लेते थे वो लोग। अच्छा भाई, FOB फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस, जो कि अब समझ लो कि 2025 में तो सबसे ज़्यादा बनाए गए हैं, जब से केंद्रीय गृह मंत्री ने एक फ्री हैंड कहा और ये एक डेडलाइन दे दी कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद से देश पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। तो ये अब हमने भी पिछली बार FOB का दौरा किया था, करेगुट्टा में थे 1-2 FOB,
तो वहाँ पर देखते थे कि पोटा कैबिन है, और बरसात के दौरान तो बहुत बुरा हाल था। वहाँ तक जो सड़क जाती थी वो भी दलदल नुमा थी, और फिर सांप का आना, और फिर वो लंबे समय तक चलने वाला एक मलेरिया बोलते थे जो महीनों तक जिसका असर रहता था। तो ये सारी चीज़ें, इसके बावजूद भी जवान आगे बढ़ते रहे इस तरह की परेशानियों के चलते। देखिए, यही तो है जज्बा राष्ट्रभक्ति का, देशभक्ति का, सर्वोच्च बलिदान का। यही चीज़ तो आगे लेके जाती है। आप जितनी परेशानी बता रहे हैं, हम तो उन परेशानियों में जो, चलो एफओबी बन गए, जब एफओबी नहीं थे तब भी हम उन क्षेत्रों में जहां अब एफओबी बने हैं, हम जाके वहां रुकते थे 2-2, 3-3 दिन, वहां से फिर ऑपरेशन करते थे, फिर आते थे। एफओबी इसीलिए बने हैं कि हम गए वहां, हमने ऑपरेशन किए, उस समय तक नक्सल्स को मालूम है ये 3-4 दिन के बाद यहां से चले जाएंगे, तो वो या तो अटैक करते थे, अगर अटैक नहीं करना है, कम संख्या में है वो, तो वहाँ उस स्थान को छोड़ देते थे। हम आए फिर उनका कब्जा हो जाता था। तो एफओबी का फायदा हुआ है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि एफओबी में कम से कम हमारे पास पोटा केबिन तो थे, लेकिन जब हम लोग रहते थे तो वो भी नहीं थे वहाँ जाके, तो शुरुआत में। अच्छा, जैसे एफओबी थे या जहाँ जहाँ पर हमारे दूसरे कैंप बने हुए थे फोर्सेस के, तो वो भी वहाँ ट्रांसपोर्ट का एक तो साधन नहीं था, क्योंकि रोड को जेसीबी से ऐसे काटते थे बीच में कि बीच में से पानी चल रहा, इस साइड जो गाड़ी रही वो गाड़ी रही। तो आप लोगों के लिए तो वो एक दोहरी मुश्किल थी कि आप लोगों को नक्सल से भी फाइट करनी है कि कहीं से बीजीएल का वार ना आ जाए या कहीं से कुछ और एम्बुश ना हो जाए। दूसरा, फिर जो आपके राशन पानी आता था उसके लिए भी वो हमने कई फ़ोटो भी देखे हैं ऐसे कि जवान अपने कंधे पे बहुत कीच में से अपना सिलेंडर ला रहा है, कहीं पे आटे की बोरियां हैं, कहीं पे गाड़ी को धक्का दे रहे हैं। तो ये सब चुनौतियां भी कैसे रही? देखिए, वैसे तो ये है कि जीवन एक चुनौती है, लेकिन फोर्सेज में तो इन चुनौतियों को तो बस ये सोच लो कि मानते ही नहीं है कि ये कोई चुनौती है। बस अगर ये है कि राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए, राष्ट्र को आतंकवाद से मुक्त कराना है तो बस कराना है, फिर कोई ये समस्याएं हमारे सामने रहती नहीं है। क्योंकि आपने जो बताया, पहले तो गाड़ियां जाने का ही वो नहीं है, और वो कच्ची रोड है। अच्छा, वो तो आपने तो ये बताया कि रोड पे हम लोगों का चलना बिल्कुल मना था, ठीक है। अब आप जंगल में भी इधर उधर होकर जाएंगे तो आईडी लगा देंगे। आईडी लगाना इतना सिंपल है कि 2 मिनट में लग जाती है। उसकी और बड़ी बात, वो आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी लोहे की कील वो नीचे छुपा के रखते थे, आपका पैर पड़ा और पैरों में कील चली गई। फिर कितनी तरह की, जो बच्चे हैं जो बाल संगम टाइप के उन्होंने बना लिए थे, वो दूर से देखते थे, भाई आपको तो खुलेआम हैं, आपको तो वो हर समय देख सकते हैं, तो वो आपको देखेंगे। आईडी है, फिर दूसरी चीज़ें हैं, फिर एम्बुश है, ताड़मेटला का बात है ही जो 2010 की आप बता रहे हैं, जिसमें 75 हमारे साथी शहीद हो गए थे। ये सारी समस्याएं थीं। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी था कि स्थानीय पुलिस को जो तैयारी करनी चाहिए थी, स्थानीय पुलिस को जो लड़ाई के लिए तैयार होना चाहिए था, वो कमी थी वो। और इवन केंद्र सरकार के रूप में भी, जहां अब आप 80 बटालियन लेके गए हैं, आपने 2 बटालियन भेज दी, फिर एक और बढ़ा दो, फिर एक और बढ़ा दो, नुकसान होता रहा। भाई आप जहां आपको 80 बटालियन की जरूरत है, आपने 2 बटालियन भेजी। आप देखिए, मेरी बटालियन एक पखांजूर, अंतागढ़, रावघाट, नारायणपुर, छोटा डोंगर, भैरमगढ़ और बीजापुर, लगभग 900 किलोमीटर मुझे 2 दिन लगते थे एक कंपनी से दूसरी कंपनी तक जाने में। एक दिन मेरे एक भैरमगढ़ की कंपनी ऑपरेशन के लिए गई, तो भैरमगढ़ थाना था वहाँ, तो ताकि लोड में हमारे 2 जवान शहीद हो गए। मैं वहाँ गया तो आप सोचिए कि जब मैंने थाने से पूछा तो 400 गांव उस थाने में आते थे, लेकिन एक भी केस पिछले 3-4 साल से वहां दर्ज नहीं हुआ था। क्योंकि नक्सल्स की, ये कहते हैं ना कि साहब पैरेलल गवर्नमेंट नक्सल्स की, ना 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 ना, गवर्नमेंट ही उनकी थी। ये तो सीआरपीएफ जब गई है, सीआरपीएफ ने वहां ऑपरेट करना शुरू किया है, सारी चीजें फिर कहीं जाके
काम शुरू हुआ है। तो सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो बलिदान दिए हैं, जैसे आपने अपने शुरुआत में ही कहा था कि अंग दान कर दिए, अंग चले गए उनके, और कितना काम किया है। मान लो 20 किलोमीटर आप गए, अगर आपने उस इलाके को 1 मिनट के लिए भी छोड़ दिया और आप उनको मालूम है आएंगे तो आईडी लगा देंगे, फिर आपका बचना मुश्किल हो जाएगा। तो ये इतनी चुनौतीपूर्ण कार्य है। ये सीएपीएफ के जो अधिकारी हैं उनको मैं सलाम करता हूं, जो विशेष तौर से असिस्टेंट कमांडेंट, डेप्टी कमांडेंट, 2IC कमांडेंट, वो इतना मतलब बेहतरीन काम किया है नक्सल्स में। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, उन्होंने अपने परिवार की परवाह नहीं की, केवल एक ही उद्देश्य था उनके सामने, राष्ट्र को नक्सलवाद से मुक्त कराना है, और वो उन्होंने कराया है। एक ये भी देखने को मिलता था, जैसे कोई एम्बुश हुआ है, मान लो नक्सलियों की बड़ी कैजुअलिटी हुई है, तो नक्सली कभी भी अपने साथी की डेड बॉडी को नहीं छोड़ते थे, वो साथ ले आते थे हमेशा, लगभग अधिकांश मामलों में देखा गया। हालांकि अभी पिछले साल से देखें तो एक आपको काफ़ी, जैसे मान लो कहीं दर्जन भर नक्सलाइज मारे गए, कहीं पर घुस, तो तब तो मिल गया क्योंकि उनको फिर भागना भी था। लेकिन पहले यदि आप देखेंगे तो वो यही कहता था कि अपने साथी की डेड बॉडी को साथ ले आते थे वो। तो ऐसा किस लिए? ऐसा है कि वो लोग इस तरह आते थे, पूरे अपने गांव को 300 जो लड़ने वाले हैं वो तो मान लो 15, 20, 50 लड़ने वाले हैं, लेकिन उसके साथ 250-300 लोग और लेके आते थे। उनके पीछे उनकी दो वो थी नीतियां। एक तो मान लो जो सिविल का कोई, जो वहाँ का गांव का कोई मर गया तो उसकी फिर वो बड़ा स्मारक बनाते थे, तो वहाँ का इन्वॉल्वमेंट होता था। फिर वो फोर्सेस को बताते थे कि भाई इन्होंने मार दिया, सारी चीज़ें हो गई। तो वो उस चीज़ को करने के लिए वो बड़ी संख्या में लेके आते थे। जब सिक्योरिटी फोर्सेस की FOB बनने लगी, सिक्योरिटी फोर्सेस का प्रेशर बढ़ गया वहाँ, तो गांव के लोगों ने आना कम कर दिया। तो फिर जब आने कम आएंगे तो डेड बॉडी फिर कौन लेके जाएगा, तो डेड बॉडी इसलिए उनकी फिर मिलने लगी। एक शर्मा जी, जैसे एयर एम्बुलेंस थी, तो एयर एम्बुलेंस तो अभी कुछ समय से मिलने लगी है। पहले किसी भी घायल जवान को निकालने के लिए वो भी एक बहुत बड़ा टास्क माना जाता था। और मान लो आप बीच में बाइक एम्बुलेंस, जैसे वो चेयर लगी होती है, तो वो भी एक कंसेप्ट आया था। लेकिन उससे पहले तो अपने घायल साथी को निकालना बहुत मुश्किल भरा था। एक हमने देखा था कि 2013-14 के आसपास कि वायुसेना का चॉपर आया, लेकिन अब रात हो गई, चॉपर उड़ा नहीं। जो पायलट थे उसकी एक इंक्वायरी भी मार्क हुई थी उस वक्त, तो वो अपने सेफ जगह पर चले गए। जो CRPF के ASI थे और एक और थे उनके साथ, वो घायल पूरी रात उसमें रहे। तो उस वक्त घायल को हॉस्पिटल तक पहुंचाना और बीच में वही जोखिम, जैसा आपने अभी पहले बताया कि उनका तो कुछ पता नहीं बीच में कहाँ फिर मिल जाए, फिर वो एम्बुश नुआ चीज़ कर दें, तो ये कितनी बड़ी एक, क्योंकि आरोपी भी लगती होगी। आप लोग जब मैसेज करेंगे कि भाई हमें 25 किलोमीटर आगे रोड है और हमें वहाँ तक जाना है, तो ये भी एक, तो ये कितना बड़ा एक मुश्किल टास्क था। ये समस्याएं मतलब जड़ थी हमारी कि इतनी कि आप खुद अगर इंजर्ड हैं या आपका साथी इंजर्ड है, आपको लेके आना है, बीच में ये संभावना कहीं 98-99% की नहीं होती थी, ये 100% की होती थी। दूसरी बात, जो चीज़ें हैं जैसे एयर एम्बुलेंस की आप बात कर रहे हैं, एयर एम्बुलेंस जो यहाँ जहाज वाली एयर एम्बुलेंस की आप कल्पना मत करिए, जो हेलीकॉप्टर भी आता था उसमें इस तरह की सुविधाएं नहीं होती थीं। तो ये हमने कई साथी इसलिए खोने पड़े हमें, क्योंकि हमें पूरी सुविधाएं वहाँ जंगल में नहीं मिल पाई। लेकिन फिर धीरे धीरे इसमें विकास हुआ। अब मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ कि जो हमारे अधिकारी हैं जिनके पास मतलब इस तरह जहाँ के कदम कदम पर आईडी लगी हुई हैं, कदम कदम पर आप किसी को देख नहीं सकते, जंगल हैं, दुरूह जंगल हैं, जहाँ सांप हैं, जहाँ मच्छर हैं और जहाँ सारी तरह की हर तरह की
प्रतिकूल स्थितियां हैं, लेकिन उसमें भी कमांड करके और उन्होंने नक्सल्स को ख़त्म किया है। तो एक बहुत ही मतलब उत्कृष्ट नेतृत्व जो होता है वो उन्होंने दिया है। एक आखिरी सवाल शर्मा जी, एफओबी एक बड़ी कारगर चीज़ साबित हुई है, तो अभी काफ़ी सारे एफओबी लगे हैं और मैक्सिमम पर सीआरपीएफ है, कुछ एक पर कहीं पे चूँकि बीएसएफ बहुत कम उसमें है, आईटीबीपी का भी कम क्षेत्राधिकार है, तो वो है। और दूसरी तरफ चलो डीआरजी वगैरह भी अब आ गई हैं, लेकिन अब लोग भी विकास से जुड़ रहे हैं, मोबाइल टावर भी लगने लगे हैं, सड़कें भी बनने लगी हैं, तो एक विकास हो रहा है। तो आप एज एक सुरक्षा विशेषज्ञ ये कैसे मानते हैं कि ये जो एफओबी हैं ये कब तक रहने चाहिए? ये मतलब जैसे मान लो ऐसा ना हो कि भाई अभी तो ठीक है 31 मार्च कल लास्ट डेट है, लेकिन अब ये एफओबी से सिक्योरिटी फोर्स जो हैं वो 1 साल में 2 साल में, या इसका एक कैसा ढांचा बनेगा आगे? देखिए, सबसे बड़ी बात जो एफओबी है, ये तो जो माननीय गृह मंत्री हैं उन्होंने भी कहा है कि 27 तक तो फोर्स वहाँ रहेगी, वो उन्होंने साफ कर दिया है। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है जिसका हमें बहुत ध्यान रखना है वो है आईईडी जो ऑलरेडी प्लांट की हुई हैं उस इलाके में, उससे न केवल हमें तो खतरा है, लेकिन वहाँ के जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं उनको खतरा है, और उनके साथ साथ वहाँ जो जंगल में पशु जाते हैं उनको खतरा, ये बहुत बड़ा खतरा है। अब सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी चुनौती सरकार के पास ये है कि वो आईईडी को वहाँ से निकाल दे, आईडी को ख़त्म करे, और इसके साथ ही साथ 1 साल तक तो फोर्स वहाँ रहे, बिल्कुल रहे। धीरे धीरे फिर तो ये है कि जैसे स्थिति होती है उसके हिसाब से फिर फोर्स को विड्रॉ करें, लेकिन 1 साल तक तो कोई संभावना नहीं है। और उससे एक और महत्वपूर्ण बात है कि जहां फोर्स रहती है उसके साथ बहुत सारी सुविधाएं जाती हैं। वो सुविधाएं जैसे अब आपने बताया पहले टावर नहीं थे, जब सीआरपी गई तो टावर लगे, अब वो टावर तो वहीं रहेंगे ना, तो कनेक्टिविटी हो गई। फिर हमारे पास डॉक्टर्स होता है, डॉक्टर्स वहाँ उनके दवाई देते हैं, डॉक्टर्स देते हैं, फिर पढ़ाई लिखाई के लिए भी ध्यान देते हैं। फिर जो इस तरह के ऑपरेशंस हैं, सिविक ऑपरेशन, वो बहुत सीआरपी करेगी, और जब नक्सल्स ख़त्म हो जाएंगे, जवान होंगे, तो जवानों का एक जो स्तर है, सूचना उनके पास जिस तरह की हैं, जिस तरह का सोच विचार है, अधिकारी वहाँ हैं, नेतृत्व देते हैं अधिकारी, तो वो वहाँ के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी होने वाला है। अगर वहाँ से नक्सल्स पूरे ख़त्म हो जाते हैं, खतरा नहीं होता है, तो गांव के विकास में और उनके उत्थान में आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आएंगे सीएपीएफ वहाँ। तो ये थे के शर्मा जी, जिन्होंने नक्सल, सुरक्षा बल और किस तरह की चुनौतियां रही और किस तरीके से आज नक्सलवादियों को वहाँ से खदेड़ा जा सका है, खदेड़ा नहीं बल्कि पूरी तरीके से उनका खात्मा हो सका है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।